नमस्कार। बीकॉम पार्ट सेकंड में कंपनी अधिनियम में अभी तक हमने पढ़ा है एक व्यक्ति कंपनी क्या है और उसकी लक्षण क्या है, सेलिएंट फीचर्स के बारे में अभी तक मैंने आपको बताया है। एक व्यक्ति कंपनी के बारे में अब मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक व्यक्ति कंपनी में के निर्माण संबंधी कुछ प्रोविजंस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं। वो कौन से हैं जिनकी पालना एक व्यक्ति कंपनी की स्थापना या पंजीयन के लिए आवश्यक है, या एक व्यक्ति कंपनी के संचालन करने से संबंधित क्या नियम बने हुए हैं, उन कुछ नियमों की हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। पहला इसका एक जो प्रोविज़न है, जो निर्माण संबंधी प्रावधान, वो है कि एक सदस्य से इसका निर्माण हो जाता है। वन पर्सन कंपनी के अंतर्गत एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कंपनी निर्माण एवं संचालन से संबंधित सभी क्रियाएं पूर्ण करता है। कंपनी की स्थापना के विचार से लेकर कंपनी के पंजीयन कराने तक की सभी प्रक्रियाएं एक व्यक्ति पूर्ण करता है, उसे एक व्यक्ति कंपनी निर्माण कहते हैं। दूसरा है भारतीय नागरिक तथा भारत में निवासी सजीव व्यक्ति या एकांकी व्यक्ति द्वारा समामेलन। इसका अभिप्राय यहाँ पर है कि एक व्यक्ति कंपनी निर्माण एवं समामेलन केवल ऐसे नैसर्गिक व्यक्ति या एकाकी व्यक्ति द्वारा ही कराया जा सकता है जो कुछ शर्तों को पूरा करता है। शर्तों में क्या है? वह भारत का नागरिक हो, भारत में निवासी हो। अब भारत में निवासी का मतलब ये हुआ कि पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 182 दिन A1 A2 182 दिन भारत में रहा हो या रुका हो। ये नियम है, INC रूल्स है 31 में इसका उल्लेख किया गया। तो भारत का निवासी जो पिछले वित्तीय वर्ष में 182 दिन भारत में रुका हो या भारत में रहा हो, वह व्यक्ति इस श्रेणी में आएगा। किस श्रेणी में? भारतीय नागरिक की श्रेणी में आएगा, तथा वह भारत का सजीव व्यक्ति माना जाएगा और वह व्यक्ति एक व्यक्ति कंपनी की स्थापना या पंजीयन करवा सकता है। नेक्स्ट है अधिकतम कंपनियों की संख्या। देखिए, कोई भी व्यक्ति, सजीव व्यक्ति या प्राकृतिक व्यक्ति जो है, एक समय में केवल एक ही कंपनी का समामेलन करवा सकता है तथा उसका सदस्य बन सकता है। ये जुलाई 2016 में संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति जो एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य है या उसने एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण किया है, वह किसी अन्य कंपनी में नामांकित होने के कारण उस कंपनी का सदस्य भी बन जाता है, तो उसे अपनी सदस्यता के योग्यता के मापदंड को ऐसा करने के 180 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। इसका मतलब हुआ कि यदि वह ऐसा जिस दिन वह किसी दूसरी कंपनी का सदस्य बन जाता है, यानी वह दो कंपनियों का सदस्य हो जाता है, तो उसे 180 दिन के भीतर इनमें से किसी एक कंपनी की सदस्यता से उसे हटना पड़ेगा। यानी एक व्यक्ति कंपनी की योग्यता के मापदंड है, वो 180 दिन तक की उसको छूट दी जाती है, तब तक वो उसका पूरा कर ले। तो इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति कंपनी में एक ही व्यक्ति सदस्य रह सकता है। नेक्स्ट है निजी कंपनी के रूप में समामेलन। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको सेलिएंट फीचर्स में, लक्षण में भी, कि एक व्यक्ति कंपनी को एक निजी कंपनी के रूप में ही समावेशित करवाया जा सकता है। वह चाहे सीमित दायित्व की हो, चाहे असीमित दायित्व की हो, चाहे अंश पूंजी वाली हो, चाहे गारंटी द्वारा सीमित अंश पूंजी हो या अंश पूंजी नहीं हो, लेकिन एक व्यक्ति कंपनी की निजी कंपनी के रूप में ही समावेलन होगा। सार्वजनिक कंपनी के रूप में उसका समावेलन नहीं होगा। नेक्स्ट है एक है विधाता। एक व्यक्ति कंपनी का समावेलन कराने के लिए इसके सीमा नियम में एक ही विधाता होता है। मैंने पहले बताया सीमा नियम, अंतर नियम होते हैं। सीमा नियम में वो व्यक्ति साइन करते हैं जो किसी भी कंपनी के लिए न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता है। जैसे निजी कंपनी में 2, सार्वजनिक कंपनी में 7 और एक व्यक्ति कंपनी में 1। यानी एक व्यक्ति कंपनी में एक ही विधाता होगा
जो कंपनी का निर्माण का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है अभिदाता का नामांकित व्यक्ति। देखिए, प्रत्येक कंपनी के सीमा नियम में अभिदाता या सदस्य का नामांकित व्यक्ति का नाम भी लिखा जाएगा। नामांकित व्यक्ति का नाम उसकी लिखित सहमति से ही सीमा नियम में लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति कंपनी में, एक व्यक्ति तो अभिदाता जिसने कंपनी निर्माण किया, एक वह अपना नॉमिनी नियुक्त करता है। वो क्या होता है, क्योंकि एक व्यक्ति कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है, उसका स्थायी अस्तित्व होता है। इसलिए यदि अभिदाता जिसने कंपनी का निर्माण किया है किसी कारण से वह अनुबंध के अयोग्य हो जाता है, या अभिदाता बना रहने की अयोग्य हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके सारे अधिकार, उसके शेयर, वो सारे स्वतः ही उस नामांकित व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वह व्यक्ति फिर उस कंपनी का अभिदाता माना जाएगा। इस तरह से कंपनी अस्तित्व में बनी रहेगी। इसलिए एक व्यक्ति कंपनी में एक नामांकित व्यक्ति जरूर होगा, लेकिन वह नामांकित व्यक्ति होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी लिखित सहमति चाहिए। वो अपनी लिखित सहमति देगा और सहमति देने के बाद ही उसका नाम कंपनी के पार्षद सीमा नियम में लिखा जाएगा। इसके लिए एक परफॉर्मा बना हुआ है। वो परफॉर्मा जो बनता है INC2 नामांकन परफॉर्मा होता है, उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है और उसकी सहमति के साथ एक निर्धारित शुल्क दे करके कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ इसको रजिस्टर कराया जाता है सीमा नियम को। नेक्स्ट है केवल एक ही कंपनी में नामांकन। अब यहाँ पर जैसे अभिदाता जो कंपनी का निर्माण करता है, एक व्यक्ति कंपनी का एक ही हो सकता है, उसी तरह से नामांकित व्यक्ति भी एक ही कंपनी में नामांकित रह सकता है। तो ये भी संशोधन 2 जुलाई 2016 में किया गया है। यानी किसी एक व्यक्ति कंपनी के सदस्य का नामांकित व्यक्ति किसी भी अन्य एक व्यक्ति कंपनी के सदस्य का नामांकित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है वयस्क सदस्य तथा नामांकित। कोई भी अवयस्क व्यक्ति किसी भी एक कंपनी का सदस्य, अभिदाता तथा नामांकित नहीं बन सकता है। यानी उसकी क्या जरूरत ही है, एक वयस्क व्यक्ति ही कंपनी का निर्माण कर सकता है, अभिदाता बन सकता है, या उसका नॉमिनी या नामांकित बन सकता है, अवयस्क व्यक्ति नहीं बनेगा। नेक्स्ट है नामांकित द्वारा सदस्य बनना तथा नामांकन करना। कंपनी के एकाकी सदस्य की मृत्यु होने पर, यानी वह अभिदाता जिसने कंपनी निर्माण किया है, उसकी मृत्यु होने पर अथवा उसके अनुबंध करने के अयोग्य होने पर नामांकित व्यक्ति कंपनी का स्वतः सदस्य बन सकता है। इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। तब ऐसा सदस्य प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर अपनी नामांकित के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का लिखित सहमति से नामांकन करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति कंपनी में हर समय 2 लोगों की आवश्यकता होती है। एक तो वह जो उसका मुख्य अभिदाता होता है, उसका कंपनी निर्माण करता है, एक वह जो नॉमिनी के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पर देखिए, मुख्य अभिदाता यदि कंपनी छोड़ देता है या अयोग्य हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो उसका अधिकार नामांकित व्यक्ति के पास चला जाता है। नामांकित व्यक्ति मुख्य अभिदाता हो गया। अब यहाँ पर हमें एक नामांकित और चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब मुख्य अभिदाता चला जाता है और उसके अंश या उसका अधिकार स्वतः नामांकित व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाता है, तो उस नामांकित व्यक्ति को भी एक अपना नामांकित फिर से नियुक्त करना होगा। वह भी जिस व्यक्ति को वह नामांकित नियुक्त करता है, उसकी लिखित सहमति उसे लेनी होगी, और वह लिखित सहमति जो है वह रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल करनी होगी, या और पार्षद सीमा नियम में उसका उल्लेख करना होगा। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। जैसे जैसे नामांकित मुख्य जाता हटता जाता है, नामांकित अगर मुख्य बन जाता है तो उसको एक नामांकित और चाहिए। यानी हर वक्त एक व्यक्ति कंपनी में जो है 2 व्यक्ति कार्य इस रूप में करें, एक मुख्य अभिदाता और एक नॉमिनी नामांकित व्यक्ति। नेक्स्ट है पंजीयन। किसी भी एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण इस अधिनियम के अधीन पंजीयन की अपेक्षाओं को पूरा करके किया जा सकता है। यानी
कंपनी के पंजीयन की अपेक्षाओं और औपचारिकताओं का, जो कि कंपनी निर्माण में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें जो दिए हुए हैं वो सारी औपचारिकताएं एक व्यक्ति कंपनी के निर्माण के इच्छुक व्यक्ति को भी वो पूरी औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं। ये औपचारिकता क्या क्या होती हैं, ये आगे हम देखेंगे। जो कंपनी निर्माण में जो औपचारिकता होती हैं, एक निजी कंपनी को जो औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, वो सारी औपचारिकताएं इस एक व्यक्ति कंपनी को के अभिदाता को भी करनी पड़ती है। इसके साथ देखिए आगे, नाम के साथ कुछ शब्द जोड़ना। एक व्यक्ति कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्दों के साथ वन पर्सन कंपनी शब्द भी जोड़ने होंगे। ये शब्द कंपनी नाम के ठीक नीचे कोष्ठक ब्रैकेट में लिखने या मुद्रित करने या पेंट कराने या किसी भी अन्य तरीके से कराने होंगे। ये मतलब कंपनी के नाम जहाँ भी होगा वहाँ पर नीचे वन पर्सन कंपनी भी लिखा हुआ होना ज़रूरी है, ताकि इस देखते ही पता लग जाए कि ये किस प्रकार की कंपनी है। संचालकों के बारे में मैंने आपको सैलेंट पिक्चर्स में या एक व्यक्ति कंपनी के विशेष लक्षण में भी बताया था कि प्रत्येक एक कंपनी में कम से कम एक संचालक होगा, यानी जो अभिदाता कंपनी निर्माण करता है वह प्रथम संचालक के रूप में कार्य करता है। किंतु कंपनी में अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। इससे अधिक संचालक नियुक्त करने के लिए कंपनी को अपनी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके संचालकों की संख्या में वृद्धि करनी होगी। तत्पश्चात ही संचालकों को उसी अनुरूप नियुक्त किया जा सकता है, अन्यथा 15 संचालक तो वह नियुक्त करने के लिए अधिकृत माना जाता है। एक व्यक्ति कंपनी का एकांकी सदस्य ही कंपनी का प्रधान संचालक होता है, मैंने बता दिया आपको। और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत रूप से संचालक या संचालक नियुक्ति भी कर दी जाती है। इसमें आगे देखिए कि एक व्यक्ति कंपनी को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक व्यक्ति कंपनी की स्थापना नहीं की जा सकती है। ध्यान रहे कि धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक व्यक्ति कंपनी का समावेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं करवाया जा सकता। इसी तरीके से गैर बैंकिंग वित्तीय क्रियाएं भी एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण करके नहीं की जा सकती है, यानी ऐसी कंपनी प्रतिभूतियों में विनिवेश का कार्य भी नहीं कर सकती है। एक व्यक्ति कंपनी ना तो प्रतिभूतियों में कोई विनिवेश करेगी और ना ही गैर बैंकिंग वित्तीय क्रियाओं का संचालन कर सकती है। ऐसा करने पर प्रावधानों के अगेंस्ट माना जाएगा और उचित कार्रवाई की जा सकती है। ये तो होगी एक व्यक्ति कंपनी के निर्माण संबंधी मुख्य प्रावधान। कभी कभी क्या होता है, नामांकित के नाम में परिवर्तन या बदलाव किया जाता है किसी भी वजह से। नॉमिनी एक बार कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उस नॉमिनी को चेंज नहीं किया जा सकता। कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी के नामांकित के नाम में परिवर्तन या बदलाव 3 परिस्थितियों में किया जा सकता है। एक तो जब नामांकित स्वतः सदस्य बन जाता है, तब मैंने अभी बताया था आपको, जैसे मुख्य अभिदाता यदि कंपनी से चला जाता है, अयोग्य हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित मुख्य अभिदाता बन जाता है। तो एक तो यहाँ पर नया नामांकित नियुक्त करना पड़ता है, एक तो परिस्थिति है। दूसरा, जो नामांकित अपनी सहमति वापस लेता है। अब इसमें नियम ये भी है कि कोई व्यक्ति यदि कंपनी नामांकित बनता है तो उसको अपनी सहमति देनी होती है, तभी वह व्यक्ति नामांकित रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कभी कभी वो चाहे तो ऐसा व्यक्ति या अभिदाता लिखित सूचना दे करके अपनी सहमति वापस भी ले सकता है। यानी नामांकित को एक ऐसी सूचना एक व्यक्ति कंपनी था उस कंपनी का एक सदस्य को भेजनी होगी कि वह अपना नामांकन वापस लेता है और वह इस कंपनी में नामांकित नहीं रहना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में भी जब वह अपना नाम वापस ले लेता है तो एक नया नॉमिनी नियुक्त करने की आवश्यकता हो जाती है। देखिए, जब कोई नामांकित व्यक्ति सहमति वापस लेता है तब कंपनी सहमति वापस लेने की सूचना प्राप्ति जो होती है उसको 30 दिनों के भीतर उसको एक फॉर्म में सूचना जो है कंपनी रजिस्ट्रार को भेजनी होगी। इसमें क्या होगा, इसमें नामांकित की सूचना और नामांकित लिखित सहमति, वो फॉर्म नंबर INC 3-4 होता है, उसमें ये सूचना दी जाती है और निर्धारित शुल्क भी रजिस्ट्रार के यहाँ देना होता है, ताकि वह उस प्रक्रिया को रजिस्ट्रार पूर्ण करके और उस व्यक्ति का नाम नामांकित का नाम हटा देगा और नए नामांकित का नाम नियुक्त कर देगा। और तीसरी परिस्थिति है जब सदस्य नामांकित या प्रतिस्थापित नामांकित के नाम में परिवर्तन करता है। कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य
अपने द्वारा नामांकित व्यक्ति को बदलना भी चाहता है। नामांकित में बदलाव या परिवर्तन नामांकित की मृत्यु होने या नामांकित के अनुबंध करने के अयोग्य होने या अन्य किसी कारण से भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में सदस्य को नामांकित में परिवर्तन करने के लिए कंपनी को सूचना देनी होती है। इस सूचना के साथ ही नए नामांकित नाम एवं उसकी लिखित सहमति भी कंपनी के फॉर्म नंबर INC 3 में भेजनी होती है। रजिस्ट्रार के पास भेजी जाएगी और जिसको हटाना है उसका नाम हटा दिया जाएगा और नए की सहमति के द्वारा 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को सूचना देकर के उसका नाम में परिवर्तन कर दिया जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना कि नामांकित के नाम में सामान्यतः कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे सीमा नियम में परिवर्तन की श्रेणी में नहीं मानता है, क्योंकि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के अंतर नियमों में तो कंपनी चाहे परिवर्तन कर सकती है एक सामान्य प्रस्ताव पारित करके, लेकिन कंपनी के पार्षद सीमा नियम चूँकि महत्वपूर्ण आधारभूत प्रलेख माना जाता है कंपनी का, जिसके आधार पर बाहरी व्यक्ति कंपनी से व्यवहार करते हैं, इसलिए पार्षद सीमा नियम में सामान्यतः परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि नामांकित व्यक्ति में के नाम में परिवर्तन जो है वो सीमा नियम परिवर्तन के समान नहीं माना जाएगा, यानी उससे सीमा नियम परिवर्तन से नहीं जोड़ा जाए। तो ये है एक व्यक्ति कंपनी के निर्माण संबंधी कुछ प्रावधान। इससे आगे हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति कंपनी को कुछ विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज यानी एग्जम्पशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी कौन से हैं वो हम इसके बाद आगे देखेंगे। धन्यवाद।